हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो इस सेशन में हम 28 मई के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे, जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी और भी। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है किर्गिस्तान से रिलेटेड। किर्गिस्तान में क्या हुआ ना कि कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल्स हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स पे, जो कि वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हुए हैं, उन पे अटैक करने लगे। अब ऐसा हुआ क्या, तो वहाँ के लोकल्स का कहना है कि भाई कुछ लड़ाई हो गई थी हॉस्टल में कुछ बच्चों के बीच, वहाँ के नेटिव लोगों में और फॉरेनर्स के बीच में। तो हुआ यूँ कि लड़ाई थोड़ी बढ़ गई और उनमें जो लोकल्स हैं उनका मानना था कि जो मतलब किर्गिस्तान के लोग हैं उनका मानना था कि कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट हुआ है, यानी कि उन पे एक्शन नहीं लिया गया, उन पे कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। सो उसी का गुस्सा जताते हुए कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स पे, जो कि साउथ एशिया से जाते हैं वहाँ पे काफ़ी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, उन पे कुछ अटैक्स के इंसिडेंट्स आए, जिसकी वजह से उन्हें बोला गया कि भाई साहब आप जो है अभी अंदर ही रहो, क्योंकि पता नहीं है मामला क्या है। हालांकि अब कह रहे हैं कि सिचुएशन काम हो गई है। तो ये था पूरा मुद्दा किर्गिस्तान से रिलेटेड। किर्गिस्तान हम सब जानते हैं सेंट्रल एशिया में एक कंट्री पड़ती है। आपको लोकेशन अगर मैं दिखाऊँ तो वो है, अच्छा मैं इसमें मैप डालना भूल गई, आई एम रियली सॉरी। आप एक बार जाके ज़रूर देखना मैप में 5 सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ है उसमें से एक किर्गिस्तान भी है। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। सो several foreign students including those from India, Pakistan are reportedly still facing threats from locals amid ongoing mob violence against international students in Kyrgyzstan, Bishkek. Bishkek वहाँ की कैपिटल है, ठीक है। So foreign students have been asked to stay indoors and get in touch with their embassies. Locals report that violence erupted following a brawl at a hostel between locals and foreign students, including Pakistanis and Egyptians. Locals started gathering on the streets in protest over alleged lenient treatment of foreigners involved in the fight. ये पूरी वही बात लिखी हुई है जो मैंने बोली थी, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। हालांकि द सिचुएशन इज़ कामन नाउ। एंड किर्गिस्तान क्या है ना, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वहाँ की फ़ीस कम होती है, तो जो मेडिकल के बच्चे होते हैं वो काफ़ी प्रेफर करते हैं इस वाले किर्गिस्तान को। सो इट्स अ फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ एशियन नेशंस फॉर मेडिकल कोर्स ड्यू टू चीप कॉस्ट ऑफ लिविंग। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया के अराउंड 14,500 लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा था मुद्दा, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे स्पेन की तरफ। स्पेन क्यों रहा न्यूज़ में? स्पेन ने बेसिकली एक यहाँ से अपना शिप जा रहा था इंडिया से इसराइल की तरफ, और उसमें बोला गया कि कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल जा रहा था। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड एक्सप्लोसिव मटेरियल था ये हमें नहीं पता। हो सकता है कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी कभी कभार एक्सप्लोसिव्स काम में आते हैं, तो उस वजह से जा रहा था, या वहाँ पे जो वॉर छिड़ा हुआ है उस वजह से जा रहा था। खैर जो भी था, स्पेन का कहना था कि क्योंकि उसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल थे इसलिए हम उसको डॉकिंग परमिशन नहीं देंगे। यानी कि क्या होता है ना, काफ़ी लंबा रास्ता जाना पड़ रहा है। आप मैप में जाके देखोगे ना तो आपको पता पड़ेगा काफ़ी लंबा रास्ता जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से शिप्स को क्या होता है बीच बीच में कुछ पोर्ट्स पे रुकना पड़ता है। तो स्पेन रास्ते में पड़ रहा था, तो हमने पूछा भाई साहब हम यहाँ पे थोड़ी देर खड़ा कर लें क्या अपना शिप? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं करने दें, आप तो इसराइल को एक्सप्लोसिव मटेरियल भेज रहे हो, हम कैसे खड़ा करने दें। तो ये मुद्दा थोड़ा उठ गया। अब स्पेन काफ़ी प्रो पैलेस्टीनियन रहता है और इसराइल के थोड़ा खिलाफ दिखते हैं इनके जो हैं ओपिनियंस। सो द शिप वॉज हेडेड टू द पोर्ट ऑफ हैफा। हैफा किसका पोर्ट है? ऑफकोर्स इसराइल का पोर्ट है, ठीक है। सो दिस विल बी अ कंसिस्टेंट पॉलिसी विद एनी शिप कैरिंग आर्म्स टू इसराइल दैट वांट्स टू कॉल एट स्पेनिश पोर्ट्स। तो स्पेन का कहना है भाई कोई सा भी कहीं का भी शिप हो, अगर वो इसराइल की तरफ आर्म्स लेके जा रहा है, एमुनिशन लेके जा रहा है, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। एंड स्पेन हैज़ बीन वन ऑफ यूरोप्स मोस्ट क्रिटिकल वॉइसेस अबाउट इजराइल्स गाज़ा ऑफेंसिव। ये बिल्कुल अगेंस्ट है इसराइल के। इनका कहना है कि गाज़ा की तरफ इन्हें इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए था, ऐसा स्पेन का मानना है, ठीक है। एंड इट इज़ इवन वर्किंग टू रैली अदर यूरोपियन कैपिटल्स बिहाइंड द आइडिया ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ पैलेस्टीनियन
स्टेट। आपको आई थिंक होता समझ में आ गया होगा, सिंपल सादा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और स्पेन की चलो कैपिटल क्या है ये ज़रा मुझे बताना आप लोग नीचे लिख के, है ना। अब पढ़ते हैं डिजिटल कंपटीशन बिल की तरफ। अब ये क्या है, तो देखो हम सब जानते हैं कि डिजिटल क्षेत्र की, डिजिटल एरिया की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी जल्दी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यूज़र्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल हैं आजकल, बड़ी बड़ी टेक जायंट्स आ रही हैं और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, इनकी काफ़ी मोनोपोली है क्योंकि काफ़ी पहले से ये चल रही है, इनका यूज़र बेस काफ़ी बड़ा है। तो अगर छोटी मोटी कंपनीज आती भी हैं तो वो मतलब ये लोग उनको अक्वायर कर लेते हैं, तो इनका काफ़ी एकदम मोनोपोली टाइप बनी हुई है, इनका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। तो एक फेयर कंपटीशन नहीं है कहीं ना कहीं जब डिजिटल एरेना की हम बात करते हैं। तो इंडिया को लगा यार ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी जायंट बनती गई और इनकी मोनोपोली बढ़ती गई तो ये तो अपनी मनमानी करने लगेंगे, है ना। जैसे कि अभी ये कुछ गलत प्रैक्टिसेस करते हैं कभी कभी, जैसे कि हो गया सेल्फ प्रेफरेंसिंग, जिसमें कि क्या करते हैं ना, ये कुछ इस तरह के टैक्टिक्स लगाते हैं जिससे खुद को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन का ही मुद्दा उठा लो, अमेज़ॉन अपने जो इसका जो प्लेटफॉर्म है उस पर ये लोग अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं, उनको पहले दिखाते हैं कस्टमर्स को, या फिर जो कुछ बड़े बड़े सेलर्स होते हैं जो ज़्यादा अच्छा कमीशन देते हैं उनको ज़्यादा दिखाते हैं। तो ये सेल्फ प्रेफरेंसिंग के कुछ गलत टैक्टिक्स होते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, जिससे फेयर कंपटीशन नहीं रह पाता। तो इन चीज़ों को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या किया ना इंडिया ने कहा कि यार अब हम ऐसा बिल लाएंगे जिसमें कि इनकी थोड़ी मोनोपोली कंट्रोल में आ सके, और ये जो गलत टैक्टिक्स ये लगाते हैं ना, गलत स्ट्रैटेजीज जो ये खेलते हैं मार्केट में, ये नहीं हो पाए। ठीक है, सो इंडिया ने यह बिल प्रपोज़ किया जिसका नाम रखा डिजिटल कंपटीशन लॉ। नाम में ही समझ में आ रहा है कि भाई जो डिजिटल पूरा एरिया है उसमें कंपटीशन बरकरार रहे, किसी की मोनोपोली नहीं रहे। ठीक है, तो दैट कुड स्टॉप tech giants like Google, Facebook, Amazon from self-preferencing their own services or using data gathered from one company to benefit another group company। अब इनके पास डेटा भी काफ़ी ज़्यादा आता है तो उसको भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो इसमें प्रिजम्पटिव नॉर्म्स हैं, यानी कि जिनको हम प्रेडिक्टिव रेगुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अब ये क्या है अगर इसके बारे में हम जानें तो देखो अभी जो हमारा कंपटीशन से रिलेटेड कौन सा एक्ट है जो रेगुलेट करता है कंपटीशन को, तो वो है हमारा कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, है ना, वही है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि जब कोई मतलब गलत कांड हो चुका होता है, जब कोई माल प्रैक्टिस हो चुकी होती है, उसके बाद वो इफ़ेक्ट में आता है। उसमें प्रेडिक्टिव रेगुलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, यानी कि अगर सरकार को लगे कि यार ये वाली कंपनी बाद में कुछ गलत कर सकती है तो वो अज्यूम पहले से कर ले और पहले ही कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन उठा ले, वो वाला प्रोविज़न इसमें नहीं है। उसी चीज़ को सुधारेंगे हम इस वाले बिल में। तो प्रेडिक्टिव रेगुलेशन क्या पहले प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी खेल सकती है और अज्यूम कर लेंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे, यानी कि पहले ही अज्यूम कर लेंगे कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं और उससे उन प्रैक्टिसेस को कर्ब कर पाएंगे, है ना। जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होंगी उनको कर्व कर पाएंगे बिफोर दे इवन एक्चुअली टेक प्लेस। ठीक है, ये भी ड्राफ्ट बिल है, अभी बना नहीं है, अभी तो राय वगैरह ले रहे हैं लोगों वगैरह से, तो ये बात है। तो इसमें काफ़ी कड़े प्रोविजंस भी होंगे अगर इसका वॉयलेशन होता है तो, और कहीं ना कहीं ये सिमिलर है किसके, यूरोपियन यूनियन का जो डिजिटल मार्केट्स एक्ट है उससे वैसा ही कुछ है, उसी तरह से हम भी कुछ रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल में ये भी प्रपोजल था कि भाई जो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, जिनका काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा होता है, काफ़ी यूज़र बेस काफ़ी बड़ा होता है, मार्केट इन्फ्लुएंस अच्छा होता है या टर्नओवर काफ़ी बड़ा होता है, तो उनको हम डेजिग्नेट कर देंगे सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस, शॉर्ट में बोले तो SSDE। उससे होगा क्या कि ये काफ़ी बड़ी टेक जायंट्स होंगी क्योंकि इनका दबदबा ज़्यादा है मार्केट में, यूज़र बेस ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा जो है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर सकती हैं। तो इन पे थोड़े कड़े कानून लाए जाएंगे जिससे कि दे वुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम
practices such as self-preferencing, restricting third-party applications. अब सेल्फ प्रेफरेंसिंग तो समझ में आ गया, ये क्या है रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस? तो देखो, अगर हम आईफोन लेते हैं एप्पल का, तो उसमें हम और कोई ऐप नहीं डाल सकते, एप्पल की ही हमें ऐप्स डालनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये SSDE का मामला है कि भाई बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं उनको ये वाला आप टैग दे देंगे और अच्छे खासे उन पर रेगुलेशंस लगाएंगे। उसके अलावा एक और चीज़ आती है, एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइज। अब ये क्या है? तो देखो, गूगल है, गूगल का कोई एक एप्लीकेशन तो है नहीं, गूगल क्रोम भी है, गूगल मैप भी है, गूगल का यूट्यूब भी है। तो बहुत सारे इसके अपनी जो है अलग अलग कंपनी है, अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो मान लो अगर ये मान लो एक जगह से कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो हर जगह काम में आता है ना, यूट्यूब में भी काम में आ जाएगा, और बाकी की जो इनकी एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस है उनके भी काम में आएगा, ठीक है। तो जो गूगल है, मान लें कि गूगल को हम दे देंगे SSDE का टैग, फिर क्या यूट्यूब पे भी अप्लाई होंगे वाले प्रोविजंस? तो आंसर है हाँ, क्योंकि वो उसकी एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस है, यानी कि जो SSD ही है उसी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब जो गूगल से जो डेटा कनेक्ट होगा वो गूगल से जो डेटा कलेक्ट होगा वो यूट्यूब भी यूज़ में ले सकता है, ठीक है। तो उन पे भी इसलिए सेम प्रोविजंस लगेंगे। सो वही मुद्दा है, वही प्रोविजंस लेके आएंगे हम इसमें कि डेटा कलेक्टेड बाय वन कंपनी ऑफ अ ग्रुप कैन प्ले इन बेनिफिटिंग अदर ग्रुप कंपनीज, ठीक है। सो बिल प्रपोजेस टू डेसिग्नेट एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस, जो भी एसोसिएटेड डिजिटल एंटरप्राइजेस हैं उनको डेजिग्नेट करेगा, एंड दे वुड हैव द सेम ऑब्लिगेशंस। जो भी इन पे लगेगी ऑब्लिगेशंस वही एसोसिएट एंटरप्राइजेस पे लगेगी। तो ये बात तो रही कि हम प्रोविजंस मतलब इतने रेगुलेशंस लाने की सोच रहे हैं। टेक कंपनीज का क्या कहना है? अब देखो, किसी की भी मोनोपोली अगर ख़त्म होगी तो उन्हें दिक्कत तो होगी, किसी का भी जो है मार्केट में थोड़ा दबदबा कम होगा तो दिक्कत तो होगी। सो रेजिस्टेंस तो काफ़ी आ रहा है बिल को। बिग टेक कंपनीज का कहना है कि भैया आप इतनी सारे रेगुलेशंस ला दोगे तो हमारा तो पूरा ध्यान कंप्लायंस पे ही चला जाएगा ना, हम इनोवेशन रिसर्च वगैरह तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन देखो, ये तो कहने के बहाने हैं। अभी EU वगैरह में भी तो जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे भी तो इतने कड़े प्रोविजंस हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऑपरेट कर ही रहे हैं ना। तो इंडिया में क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी करना है कि नहीं? कहीं ना कहीं फेयर कंपटीशन भी होना चाहिए, राइट। सो ये है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं किस तरह से ये लॉ आता है, तब इसे डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। आई होप सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं सी विजिल पे। सी विजिल क्या है? तो ये एक तरीके की ऐप है जिसमें क्या होता है ना कि मान लो कोई भी अगर इलेक्शन के कोड को वॉलेट करता हुआ नज़र आया, अभी इलेक्शन का ही टाइम चल रहा है, अलग अलग जगह वोटिंग चल रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी कोड को वॉलेट करता है, चाहे कोई नेता हो कुछ भी हो, तो हम लोग जो होते हैं ना नॉर्मल, हम जैसे साधारण लोग, वो फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। ये ऐप है किसकी? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही ऐप है। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई कि भाई ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई हैं और उसका जो है एक्शन भी लिया गया है उन पे। तो सेवरल कंप्लेंट्स रिसीव्ड थ्रू द ऐप ड्यूरिंग द लोकसभा पोल्स ऑफ 2024, और टाइम बाउंड रिस्पॉन्स होता है इसमें। 100 मिनट्स का जो है टाइम दे रखा है कि इसके अंदर ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपके कंप्लेन होने के बाद। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव ऐप है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऐप है, और फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं इनका भी योगदान रहता है। तो ठीक है, ये बात थी, इसमें सिंपल है ये भी। अब बढ़ते हैं नेपाल की तरफ। अब आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि सिंगापुर और हांगकांग ने हमारे जो यहाँ के इंडिया के ब्रांड के जो मसाले वगैरह होते हैं एवरेस्ट के या MDH के, उनको इंपोर्ट करने से मना किया था और कहा था कि उसमें इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्रिस्क्राइब लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। और ये बात पूरी रही थी, हमने पढ़ा था, क्योंकि उसको कहा था कि ये कार्सिनोजेनिक होता है, इससे कैंसर होता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स को लेने से उन्होंने मना किया था।
अब नेपाल ने भी यही काम किया। नेपाल ने क्या कहा? It has also banned the sale and import of certain spice mix products manufactured by India brands over the alleged quality concerns. So इस बारे में हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके थे, तो अब इसमें बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो इतना ही था इस सेशन में। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।